Hello students, welcome back to our channel. Today we are discuss subject code BPAG 174 that is sustainable development. So this is part 4 video. इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 एंड 3 वीडियो बना रखा है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जा कर के यहाँ पे आपको सिंपली अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना होगा, जैसे BPAG 174 और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। वापस हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स and categories of green technology. So green technology refers to the technologies and methods that are developed to protect the environment and use natural resources wisely. तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वैसी तकनीक और वैसे मेथड जहाँ पर हम डेवलपमेंट तो करते हैं लेकिन ये भी ध्यान देते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें और अपने प्राकृतिक जो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम एक चालाकी पूर्वक से इस्तेमाल करना भी लगा पाएँ, ठीक है, कि अच्छे से हम उसका यूज़ कर सकें। इट एम टू रिड्यूस पॉल्यूशन, सेव एनर्जी एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका मेन जो लक्ष्य होता है, गोल होता है, पॉल्यूशन को कम करना, एनर्जी को बचाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना होता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। ग्रीन टेक्नोलॉजी जो होता है वो मदद करता है आज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं उनको बिना हानि पहुँचाए आज की ज़रूरतों को पूरे करने में ध्यान देती है। It is becoming important because environmental problems such as climate change, pollution and resource depletion are increasing। तो अगर हम बात करें ग्रीन टेक्नोलॉजी की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज होना, पॉल्यूशन का बढ़ना और जो रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, ये सब बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही हैं। तो इसको ये बैलेंस करती हैं, इसको ये ठीक करती हैं। अब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट इज़ द इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। द मेन फीचर ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजी इज़ दैट इट प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। इट रिड्यूसेस एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन एंड हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन तीनों को ये कम करते हैं, साथ ही साथ ये हेल्प करती हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने में। नेक्स्ट इज़ द एनर्जी इफिशिएंट। ग्रीन टेक्नोलॉजी यूजेज एनर्जी इन अ इफ़िशिएंट वे। ये एक इफ़िशिएंट तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो एनर्जी का इस्तेमाल करती है। इट रिड्यूस वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड प्रमोट्स द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। एक तो ये जो एनर्जी का वेस्टेज होता है उसको ये कम करती हैं, साथ ही साथ ये प्रमोट करती है रिन्यूएबल जो सोर्सेज है हमारे उसका इस्तेमाल करने को, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट इनकरेज द प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये इनकरेज करती है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें ताकि ये आने वाले जनरेशंस के लिए मौजूद रह सकें। इट अवॉइड्स ओवर यूज एंड सपोर्ट्स कंजर्वेशन। ये किसी भी रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करना अवॉइड करते हैं, साथ ही साथ ये कंजर्वेशंस को भी सपोर्ट करते हैं। रिडक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को कम करना। ग्रीन टेक्नोलॉजी फोकस ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्रमोटिंग रिसाइकलिंग एंड रीयूज़। ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्ट को रिड्यूस करने में ज़्यादा फोकस करती है, साथ ही साथ रिसाइकलिंग और रीयूज़ को प्रमोट करती है। किसी भी चीज़ का अगर हम फिर से इस्तेमाल कर सकें दैट इज़ द रिसाइकलिंग या फिर रीयूज़, दैट इज़ द ओके, ठीक है। तो ये इसको प्रमोट करती है।
दिस हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल डैमेज, और ये मदद करती हैं इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज लो कार्बन इमिशन। It reduces the release of harmful gases like carbon dioxide and help in controlling global warming and climate change। तो ये कम करती हैं जो हार्मफुल गैसेस हमारे पर्यावरण में जो रिलीज़ होती हैं उसको ये रिड्यूस करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जिससे कि कंट्रोल करते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्रीन टेक्नोलॉजी गिव्स इंपॉर्टेंस टू रीन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज सनलाइट, विंड, वाटर एंड बायोमास इंस्टीड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी की, तो ये इंपॉर्टेंस देते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे कि हो गया हमारे सनलाइट हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया और बायोमास हो गया। इसका ये ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, इसको ये प्रमोट करती हैं, इंपॉर्टेंस देती हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, इसको ये कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। Although initial costs may be high, green technology saves money in the long run through lower energy यूज़ एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डैमेज। चूँकि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, अगर हम बात कर रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी का, तो इसका जो इनिशियल कॉस्ट आता है, यानी कि जब शुरुआत में हम इसको लगाते हैं या फिर इस पर हम जब जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो ये इनिशियल कॉस्ट तो हाई होता है, लेकिन एक ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो बाद में आपके पैसे को बचाता है एक लॉन्ग रन में, ठीक है। साथ ही साथ ये लोअर एनर्जी इस्तेमाल करता है और इन्वायरमेंटल डैमेज को भी कम करता है। अगर इसकी कुछ कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरीज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या क्या हैं। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज दैट प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड बायोमास एनर्जी सिस्टम। तो ये कैटेगरी वैसे हैं जहाँ पर हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है रीन्यूएबल सोर्सेज से। जैसे कि अगर हम सोलर पैनल की बात कर रहे हैं तो ये सनलाइट का इस्तेमाल करती है, विंड टर्बाइंस का बात कर रहे हैं तो ये विंड का इस्तेमाल करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का बात कर रहे हैं तो ये वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। और बायोमास जो एनर्जी है ये हमारे जो भी हमारे पास गैस होते हैं, जैसे कि जो भी हम बायोलॉजिकल फॉर्म में जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे जो हम गैस रिलीज करते हैं, दैट इज़ द बायोगैस एनर्जी सिस्टम। तो इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हमारे काऊ डंग हो गया, ये सारे जो भी फीचर्स हो गए वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। So it includes environmental friendly construction methods, energy saving designs, rainwater harvesting system and use of eco friendly materials। तो जैसा कि ये नाम से पता चल रहा है ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम सभी कुछ मतलब बहुत हद तक इन्वायरमेंट से फ्रेंडली हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो भी कंस्ट्रक्शन मेथड्स आता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो है एनर्जी सेविंग डिज़ाइंस, यानी ऐसे डिज़ाइंस जो कि एनर्जी को सेव करने में हेल्प करता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि रेन वाटर का कंजर्व करके उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इको फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल करना, यानी इकोलॉजिकल जो क्या है वो फ्रेंडली है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजीज हेल्प इन रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज आती हैं वो हेल्प करती हैं रिसाइकलिंग करने में, कंपोस्ट करने में और वेस्ट के ट्रीटमेंट में, ठीक है, जो हमारे पास वेस्ट आता है उसकी ट्रीटमेंट में, ठीक है, और एक प्रॉपर डिस्पोजल करना, जो वेस्ट मटेरियल है उसका एक डिस्पोजल करने में भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट इज वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम, ड्रिप इरीगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स। तो अगर हम वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम वाटर को प्योरीफाई करने वाले सिस्टम को देख सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन जो कि इरीगेशन का एक मेथड है जहाँ पे हम वाटर को सेव करते हैं, ठीक है, ड्रिप इरीगेशन की मदद से हम, ठीक है, एक रेगुलर अमाउंट ऑफ वाटर का हम यूज़ कर पाते हैं, बाकी जो वेस्ट होता है वाटर वो यहाँ पे कम होता है। नेक्स्ट इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम जो रेन से आने वाले जो वाटर होते हैं उसको हम कंजर्व करते हैं और फ्यूचर टाइम के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड, जो वेस्ट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट करना, ये सारे इसके अंदर आता है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, बाइसिकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर एग्जांपल्स ऑफ दिस कैटेगरी। दे हेल्प्स रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशंस एंड पॉल्यूशंस। तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख रहे हैं दैट इज़ द ईवीज़, ठीक है, हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए, बाइसिकल्स हो गया या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, तो ये सारे सिस्टम होते हैं इस कैटेगरी के अंदर, और ये सब फ्यूल को कंजम्पशंस और पॉल्यूशंस को ये कम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल्स का इस्तेमाल कम होता है और पॉल्यूशन भी उसकी वजह से कम होते हैं। नेक्स्ट इज़ द एग्रीकल्चरल ग्रीन टेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो फर्टिलाइजर्स, एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स,
systems and eco-friendly farming practices। तो अगर हम एग्रीकल्चर ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग देखेंगे, बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, एक इफ़िशिएंट इरिगेशन सिस्टम जैसे हमने ड्रिप इरिगेशन की बात की है, ठीक है, तो इस तरह से, और एक इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम यहाँ पे देखते हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। Its various characteristics and categories help reduce pollution, save resources and improve the quality of life। इसके बहुत सारे characteristics हैं और categories हैं जो कि मदद करते हैं pollution को कम करने में, resources को बचाने में, save करने में और quality of life को improve करने में। Therefore, adopting green technology is necessary for a cleaner and healthier future। इसलिए अगर हम green technology को अपनाते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी होगा हमारे आने वाले फ्यूचर को एक साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाने में, ठीक है, और स्वास्थ्य को भी बेहतर रखने में, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करें, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द डिस्कस द मीनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज सबको पता है क्या होता है, ठीक है, तो जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, ठंडा जब होता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट चेंज इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे। तो आज के समय में पूरे विश्व के द्वारा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो फेस किया जा रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंज इन अर्थ्स टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न, वेदर कंडीशंस एंड क्लाइमेट सिस्टम। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एक लॉन्ग टर्म बदलाव, हमको एक लंबे समय से क्या देखने को मिलता है, एक बदलाव देखने को मिलता है पृथ्वी के टेम्परेचर, तापमान में, रेनफॉल पैटर्न जो वर्षा होती है उसके पैटर्न में, वेदर कंडीशन, ठीक है, मौसम का जो कंडीशन होता है उसके अंदर, और क्लाइमेट सिस्टम में। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स नॉट ओनली नेचर बट ऑल्सो ह्यूमन लाइफ, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो ये ना ही सिर्फ प्रकृति को अफेक्ट करती है बल्कि उसके साथ साथ मनुष्य के जीवन, कृषि, इकोनॉमी और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो इन सभी को ये अफेक्ट करती है। इन रिसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम मोर सीरियस बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। और अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ही सीरियस हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ये हमारे लिए क्या हो गया है, एक ध्यान देने वाली बात बन गई है, क्योंकि मानव के जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि मानव के जो किए गए जो कार्य हैं वो इसको और ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ने में हेल्प किया है, ठीक है। पहले हम समझते हैं क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है। क्लाइमेट चेंज मीन्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन वेदर पैटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस चेंजेस में इंक्लूड इंक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेनफॉल, राइजिंग सी लेवल्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि एक लंबे समय तक वेदर पैटर्न में कुछ बदलाव आ जाना, ठीक है, और इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जैसे टेम्परेचर का बढ़ना, रेनफॉल को बदलना, सी लेवल को बढ़ जाना और ग्लेशियर्स का पिघलना और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स लगातार होते रहना, ठीक है। तो जो प्राकृतिक आपदाएं हमको देखने को मिलती हैं एक लंबे समय तक, वो भी कहीं ना कहीं इस क्लाइमेट चेंज का ही कारण है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज अकर्स ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन काउजेज। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, चाहे प्राकृतिक हो सकता है, चाहे मानव द्वारा निर्मित हो सकता है। नेचुरल काउजेज इंक्लूड वोल्केनिक इरप्शंस, चेंज इन सोलर रेडिएशन एंड नेचुरल क्लाइमेट साइकिल। अगर हम प्राकृतिक बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक तरीके से जो इसमें बदलाव आते हैं वो वोल्केनिक इरप्शंस यानी कि जो ज्वालामुखी होता है उसके इरप्शंस की वजह से हो सकते हैं। सोलर रेडिएशंस जो सूर्य का जो रेडिएशन होता है उसकी वजह से हो सकते हैं, उसमें बदलाव होने की वजह से, या फिर कोई नेचुरल क्लाइमेट साइकिल में बदलाव होने की वजह से हो सकते हैं। जबकि आज अगर देखें तो जो मेजर रीजन होता है क्लाइमेट चेंज का वो मानव के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से होता है। Human activities such as burning of fossil fuels like coal, oil, gas, deforestation, industrial development, and excessive use of vehicles release greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and nitrous oxides into the atmosphere। अगर हम मानव द्वारा बात किए जाए एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स का जलाना जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, पेड़ों की कटाई करना दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कई सारे इंडस्ट्रीज़ को बनाना, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ करना जिससे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जो कि एटमॉस्फेयर में जाते हैं। ये सब कारण बनते हैं
क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। तो ये सब मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मानव के हाथ में है और ये उनको अफेक्ट कर रहे हैं। दिस गैसेस ट्रैप हीट एंड इंक्रीज अर्थ टेम्परेचर। ये जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं ये हीट को ट्रैप करते हैं और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। और ये जो प्रक्रिया है इसको हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, फर्स्ट इज द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज काजेज ग्लोबल वार्मिंग विच इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अगर हम क्लाइमेट चेंज का बात कर रहे हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, जिससे कि जो टेम्परेचर होता है पूरे अर्थ का वो ऑन एन एवरेज बढ़ जाता है। हाइयर टेम्परेचर लीड्स टू हीट वेव्स एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट वेव्स आएंगे और उसकी वजह से जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा। नेक्स्ट, melting of glaciers and rising sea levels. Due to rising temperature, glaciers and polar ices are melting. अगर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो भी सी लेवल होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं या फिर जो पोलर आइस हैं वो मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने की वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ ये कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए खतरा भी बन सकता है। नेक्स्ट इज द चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमको देखने को मिलता है, उस पर भी प्रभावित ये करता है। सम एरियाज रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड फ्लड्स वाइल अदर सफ़र फ्रॉम ड्राउट्स एंड वाटर शॉर्टेज। कुछ क्षेत्र जो होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, यहाँ तक कि वहाँ पे बाढ़ आ जाएंगे। वहीं दूसरे क्षेत्र जो होंगे जहाँ पर सूखा हो जाएगा और पानी की कमी आ जाएगी। तो ये सारी क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिलता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है कृषि के ऊपर। एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन क्लाइमेट कंडीशंस। एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन इरेगुलर रेनफॉल्स, ड्राउट्स एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शंस एंड अफेक्ट फूड सिक्योरिटी। लेकिन इरेगुलर रेनफॉल होना, ठीक है, सूखा आना और एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाना कहीं ना कहीं क्रॉप के प्रोडक्शन को कम करता है और साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को भी ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Many plants and animals cannot adjust to rapid climate change. बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं जो कि तुरंत से क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। दिस लीड्स टू हैबिटेट लॉस एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, जिसकी वजह से उनका जो आवास है, हैबिटेट है, उसमें एक कमी आती है और साथ ही साथ वैसे जो स्पीसीज हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं, ठीक है। Next is health problems. Climate change increase health risks such as heat stroke, respiratory disease, waterborne disease and malnutrition. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारे हेल्थ रिस्क भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक हो जाना, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होना, ठीक है, वाटर से जन्म लेने वाले बीमारियां होना, ठीक है, और माल न्यूट्रिशन हो जाना। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है जो हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स लाता है क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक इफेक्ट्स। नेचुरल डिजास्टर्स, क्रॉप फेलियर्स एंड डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज इकोनॉमिक लॉसेज एंड अफेक्ट नेशनल डेवलपमेंट। तो नेचुरल डिज़ास्टर आना, क्रॉप का फेलियर कर जाना और इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होना, ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस लाता है और साथ ही साथ ये नेशनल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित होती हैं। कंक्लूजन में हम लिखेंगे क्लाइमेट चेंज इज़ अ सीरियस ग्लोबल इशू दैट अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड ह्यूमन लाइफ। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही सीरियस ग्लोबल इशू है जो अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, इकोनॉमी को और ह्यूमन लाइफ को। इट इज़ मेनली काउज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड हैज़ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द अर्थ। ये ज़्यादातर ये मानव के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से होता है और ये इसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो पृथ्वी पर देखने को मिलता है। Therefore, governments, industries and individuals must work together by reducing pollution, planting trees and using clean energy to control climate change and protect the future generation. इसलिए जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं, सरकार हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल है वो मिल करके काम करने चाहिए, जहाँ पे वो पॉल्यूशन को कम करें, पेड़ पौधे लगाएं और साथ ही साथ जो क्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करें ताकि वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकें और हमारे आने वाले जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज करने के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हमारा हो रहा है उसको हम कंट्रोल करने के लिए कई सारे अहम जो कदम हैं वो हमको उठाने चाहिए, जैसे कि हमारा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को कम करना, साथ ही साथ जो हमारे प्लांट जो हैं, ट्रीज़ हैं उसको लगाना, ठीक है। तो ये सारे हमारे रोल हो सकते हैं जहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे
What do you understand by global governance of climate change? So the global governance of climate change means the combined efforts of countries, international organizations, governments, institutions and people to control and manage climate change at the global level. तो global governance का मतलब होता है कि climate change के अंदर एक combined एफर्ट देखना कंट्रीज़ का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, गवर्नमेंट्स का, इंस्टीट्यूशंस का और लोगों का, ताकि वो जो क्लाइमेट चेंज जो है ग्लोबल लेवल पे उसको वो कंट्रोल और मैनेज कर सकें. सो climate change is a worldwide problem because its effects are not limited to one country. climate change एक पूरे विश्व भर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं है. राइजिंग टेम्परेचर्स, फ्लड्स, ड्राउट्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड एक्सट्रीम वेदर अफेक्ट ऑल नेशंस. टेम्परेचर का बढ़ना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना या फिर ग्लेशियर्स का पिघलना या फिर वेदर्स का एक्सट्रीम हो जाना, ये पूरे सभी राष्ट्र को ये अफेक्ट करता है. देयरफॉर कंट्रीज़ वर्क टुगेदर टू क्रिएट पॉलिसीज़ एंड एग्रीमेंट्स टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज. इसीलिए यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो मिल करके एक साथ पॉलिसीज़ बनाती हैं, एग्रीमेंट्स बनाती हैं जहाँ पे वो क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें. Meaning of global governance of climate change. So the global governance refers to the system through which different countries cooperate to solve international problems. तो global governance का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं एक साथ मिल करके आपस में इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के प्रति अपना सोल्यूशन निकाल सकें. In the case of climate change, it includes making rules, एग्रीमेंट्स, पॉलिसीज़ एंड प्लान्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये बनाती हैं रूल्स, नियम, एग्रीमेंट्स, पॉलिसीज़ और प्लान्स जिससे कि ये ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसको कम करें और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स शेयरिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सपोर्ट, साइंटिफिक नॉलेज एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग कंट्रीज़. उसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं आपस में, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को, साइंटिफिक नॉलेज शेयर करते हैं और साथ ही साथ रिसोर्सेज का भी आपस में यूज़ करते हैं कंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ. Developed and developing nations work together to achieve environmental sustainability and reduce the harmful effects of climate change. यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग नेशंस वो दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकें, साथ ही साथ जो हार्मफुल इफेक्ट्स होता है क्लाइमेट चेंज का उसको कम कर सकें. तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो ग्लोबल गवर्नेंस है यहाँ पे वो एक साथ मिल करके काम करने के लिए बताती है, जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ मिल करके एक ग्लोबल जो इशू है क्लाइमेट चेंज का उससे बाहर निकल सकें. अब इसका जो मेजर इंस्टीट्यूशंस और एग्रीमेंट्स हैं उसको हम ध्यान देते हैं. सो द फर्स्ट इज़ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ UNFCCC. द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज क्रिएटेड इन 1992 टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इशूज़. तो ये जो है UNFCCC ये 1992 में बनाया गया था जिसका मेन काम था क्लाइमेट चेंज के इशूज़ को ध्यान देना. इट मेन एम इज़ टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड प्रिवेंट डेंजरस क्लाइमेट इम्पैक्ट्स. इसका मेन एम था कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको स्टेबलाइज करना और साथ ही साथ डेंजरस जो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स पड़ता है उसको रोकना. Next is the Kyoto Protocol. Kyoto Protocol was adopted in 1997. It required developed countries to reduce their greenhouse gas emission because they were mainly responsible for industrial pollution. Kyoto Protocol जो था इसको 1997 में अडॉप्ट किया गया था और ये डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा ये डेवलप कंट्रीज़ को ये बताया गया था कि ये ज़रूरी है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करेंगे क्योंकि वे जो हैं खास करके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए, क्योंकि वो डेवलप्ड हैं यानी उन्होंने अपने डेवलपमेंट में कई सारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किए हैं और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो अब वो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को अपना ख़त्म करेंगे, कम करेंगे. नेक्स्ट इज़ द पेरिस एग्रीमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. द पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड इन 2015. पेरिस एग्रीमेंट 2015 में लाया गया था इसको. इट एम टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड ट्राई टू लिमिट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. तो इसका जो मेन एम था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है जो कि बढ़ रहा है उसको हम 2 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे और इसको लिमिट करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक. कंट्रीज़ प्रिपेयर दियर आउन क्लाइमेट एक्शंस प्लान्स एंड रेगुलरली अपडेट देम. और कंट्रीज़ इसके लिए अपने खुद के क्लाइमेट एक्शंस के प्लान्स बनाएंगे और अपना उसको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे. नेक्स्ट इज़ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ IPCC. सो
द IPCC प्रोवाइड साइंटिफिक रिपोर्ट्स एंड रिसर्च अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो था, ये एक साइंटिफिक रिपोर्ट और रिसर्च जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर देता है। इट हेल्प्स गवर्नमेंट्स मेक बेटर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, और ये मदद करता है कि जो सरकारें हैं वो अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बेहतर बना सकें। अब इसके क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस। So the global governance is important because climate change is a shared problem। ग्लोबल गवर्नेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक अकेला प्रॉब्लम नहीं है, एक शेयर्ड प्रॉब्लम है जो सब लोग सभी यहाँ पे इसको ग्लोबली शेयर करते हैं। नो कंट्री कैन सॉल्व इट अलोन, कोई भी कंट्री इसको अकेला सॉल्व नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशंस हेल्प्स, यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशंस है वो मदद करते हैं किन चीज़ों में, रिड्यूस कार्बन इमिशन को कम करने में, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे जंगल हैं, बायोडाइवर्सिटी हैं, जैव विविधता हैं, इसको प्रोटेक्ट करने में, सपोर्टिंग पुअर कंट्रीज़ विथ फंड्स एंड टेक्नोलॉजी, जो गरीब देश हैं उसको फंड्स देना, टेक्नोलॉजी देना, उसमें ये सपोर्ट करती है, और इंकरेज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें करके वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे ठीक है कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इट ऑल्सो इंक्रीज अवेयरनेस एमॉन्ग पीपल एंड प्रमोट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ साथ ये अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाती है लोगों के बीच में कि और प्रमोट करती हैं उनको इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, उसको साफ़ सुथरा रखना आप सबकी क्या है, एक जिम्मेदारी है। ठीक है, अब हम इसके कुछ चैलेंजेस को समझते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस के क्या चैलेंजेस हैं। दे आर मेनली चैलेंजेस इन क्लाइमेट गवर्नेंस। तो ये इनके जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं वो क्लाइमेट गवर्नेंस के अंदर देखने को मिलते हैं। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफन डिसएग्री अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंडिंग। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वो कभी कभी असहमत हो जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंडिंग को लेकर के। सम कंट्रीज़ डिपेंड हैवली ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस इमिशन। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर अपनी डिपेंडेंस रखती हैं फॉसिल फ्यूल के ऊपर और वो इसको डिफ़िकल्ट मानती हैं कि वो अपने इमिशन को कम कर सकें। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स। तकनीक की कमी होना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होना और पॉलिटिकल कमिटमेंट ना होने की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। कंक्लूजन में हम बताएंगे ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ एन कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल गवर्नेंस जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो एक कलेक्टिव एफर्ट है जहाँ पे पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी यानी कि पूरा जो विश्व समुदाय है वो एक साथ मिल करके इस पर काम करता है कि वो क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके। दो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेशंस कंट्रीज ट्राई टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड इंश्योर्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसके अंदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और कई सारे कॉर्पोरेशन सिस्टम्स हैं जो कंट्रीज़ मिल करके आपस में प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए दावा देते हैं। A strong global partnerships and responsible actions are necessary to control climate change and save the planet for future generation। तो एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पार्टनरशिप्स और एक रिस्पॉन्सिबल एक्शंस यहाँ पे ज़रूरी है ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसको कंट्रोल किया जा सके और जो हमारा प्लैनेट है उसको बचाया जा सके आने वाले जनरेशन के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ग्लोबल गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपना अहम भूमिका निभाती हैं, एग्रीमेंट्स बना करके, कई सारे इंस्टीट्यूशंस खोल करके, जहाँ पर वो देखती है कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ okay, examine the role of labor unions and corporates in sustainable development। So examine the role of labor union and corporates in sustainable development। Sustainable development means meeting the need of the present generation without harming the ability of future generation to meet their own needs। तो आज के ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ आने वाले जनरेशन्स की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इट एम टू अचीव बैलेंस एमॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस। तो इनका जो मेन एम होता है कि हमको एक बैलेंस बनाना इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, सोशल वेलफेयर और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर। Labor unions and corporate organizations play an important role in achieving sustainable development because both influence production, employment, resource use
एंड सोशल वेलफेयर। तो अगर हम लेबर यूनियन या फिर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इनका अहम रोल हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में, क्योंकि ये प्रभावित करते हैं प्रोडक्शन को, एम्प्लॉयमेंट को, रिसोर्स के इस्तेमाल को और सोशल वेलफेयर को। इनका जो रोल है वो हम एक एक करके समझते हैं। रोल ऑफ लेबर यूनियंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट। सो लेबर यूनियंस वर्क्स टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। तो लेबर यूनियंस जो हैं वो वर्क करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनके प्रोटेक्ट करते हैं उनके राइट्स को और उनके इंटरेस्ट को। दे डिमांड फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन, रीजनेबल वर्किंग आवर्स एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। वो डिमांड करते हैं एक फेयर वेज की, यानी कि जो उनको काम करने की जो पैसे मिलते हैं वो एक फेयर मिले, उसके साथ साथ वर्किंग कंडीशन उनको सेफ़ मिले और एक रीजनेबल वर्किंग आवर में वो काम करें, साथ ही साथ उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दी जाए। व्हेन वर्कर्स आर ट्रीटेड फेयरली सोशल डेवलपमेंट बिकम स्ट्रॉन्गर। जब जो वर्कर जो होते हैं उनको अगर अच्छे से ट्रीट किया जाए तो सोशल डेवलपमेंट जो है वो और तेज़ी से और बेहतर तरीके से, मजबूत तरीके से होता है। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। लेबर यूनियंस हेल्प्स रिड्यूस इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। लेबर यूनियंस जो होते हैं वो जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है उसको कम करने में मदद करते हैं। दे सपोर्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अपोज डिस्क्रिमिनेशंस एंड इनकरेज जेंडर इक्वालिटी एट वर्क प्लेस। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करते हैं और जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं उसको अपोज करते हैं, साथ ही साथ जेंडर इनइक्वालिटी को भी इनकरेज करते हैं वर्क प्लेस के अंदर। दिस क्रिएट्स सोशल इंक्लूजन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिससे एक सोशल इंक्लूजन आता है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज इनकरेज ग्रीन जॉब्स। Labor union supports employment in environmentally friendly sectors such as renewable energy, recycling and waste management। तो लेबर यूनियंस जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सेक्टर्स में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, रिसाइकलिंग में और वेस्ट मैनेजमेंट में। दे इनकरेज वर्कर्स टू लर्न न्यू स्किल्स फॉर ग्रीन इंडस्ट्रीज़। वो वर्कर्स को इनकरेज करते हैं कि वो नए स्किल्स को सीखें ग्रीन इंडस्ट्रीज़ के लिए। Next is participation in environmental protection. Many labor unions raise awareness about pollution control, workplace safety and environmental conservation। बहुत सारे लेबर यूनियंस जो होते हैं वो आवाज़ उठाते हैं अवेयरनेस के लिए पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड, वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो इसकी जो जागरूकता है वो उठा करके बताते हैं लोगों को। दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कैंपेन्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। उसके साथ साथ वो पार्टिसिपेट लेते हैं कैंपेन्स में, जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है या फिर सस्टेनेबल प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज पॉलिसी इन्फ्लुएंस। लेबर यूनियंस इन्फ्लुएंस गवर्नमेंटल पॉलिसीज रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। लेबर यूनियंस जो है वो प्रभावित करते हैं सरकार द्वारा बनाए गए नीतियों को जो रिलेटेड होती हैं लेबर वेलफेयर से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड से। देयर पार्टिसिपेशन हेल्प इन क्रिएटिंग बैलेंस डेवलपमेंट पॉलिसीज़। और इनका जो ये पार्टिसिपेशन होता है वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाता है डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं इनका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी अलग अलग नए तरीके से जो सोशल इनजस्टिस हो रहा हो, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो। ठीक है, अब हम इनका जो कॉर्पोरेट्स हैं इनका क्या रोल है इनको हम समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। फर्स्ट इज एडॉप्टिंग ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूस पॉल्यूशन एंड सेव नेचुरल रिसोर्सेज। कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर, जिससे कि पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए और नेचुरल रिसोर्सेज को सेव किया जाए। द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इफिशिएंट मशीन्स एंड रिसाइकलिंग मेथड सपोर्ट्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना, एनर्जी इफिशिएंट मशीन्स का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ रिसाइकलिंग मेथड्स का इस्तेमाल करने से हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ द CSR। Companies carry out CSR activities such as educational programs, healthcare services, tree plantation, sanitation projects and rural developments। तो कंपनीज जो होती हैं वो CSR एक्टिविटीज़ को अपनाती हैं, जैसे कि एजुकेशन प्रोग्राम्स हो गए, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गए, ट्री का प्लांटेशन करना, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स करना और रूरल डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखना। दिस एक्टिविटीज़ इम्प्रूव कम्युनिटी वेलफेयर। और ये सारी जो तकनीक है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव करती है कम्युनिटी वेलफेयर को। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये सोसाइटी को बेहतर बनाने में
हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं कंपनीज़ के द्वारा। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस। सो कॉर्पोरेट्स प्रमोट्स efficient use of raw materials. So corporates promotes efficient यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स, रिड्यूस वेस्ट एंड इंकरेज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो कॉर्पोरेट्स जो है यहाँ पे इफ़िशिएंट यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल्स का, वेस्ट को कम करते हैं और साथ ही साथ इंकरेज करते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को। सस्टेनेबल प्रोडक्शन से रिड्यूस इन्वायरमेंटल डैमेज, और सस्टेनेबल प्रोडक्शन होने से जो इन्वायरमेंटल डैमेज है वो कम होता है। नेक्स्ट इज़ द इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉर्पोरेट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट्स जॉब्स एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जॉब्स को क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इनकम एंड इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड। स्टेबल जो है एम्प्लॉयमेंट होना ये कहीं ना कहीं इनकम को बेहतर करता है, साथ ही साथ जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है लोगों का उसको भी बेहतर करता है। इनोवेशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। Corporates invest in research and innovations for cleaner technologies, renewable energy and sustainable infrastructure। तो corporates की बात करें तो ये इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च के अंदर, इनोवेशंस के अंदर, क्लीनर टेक्नोलॉजी के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सच इन्वेस्टमेंट हेल्प इन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, और ये सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में मदद करते हैं। चैलेंजेस जो आते हैं इसके अंदर वो देखते हैं। समटाइम्स लेबर यूनियंस फोकस मेनली ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शंस एंड में अपोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। कभी कभी जो लेबर यूनियंस होते हैं वो खास करके सिर्फ अपने एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो अपोज करते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को, यानी कि तकनीक में जो हम बदलाव ला रहे हैं उसमें वो कभी कभी अपोज कर देते हैं। सिमिलरली सम कॉर्पोरेट प्रायोरिटाइज फॉर प्रॉफिट ओवर इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसी तरह से जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो भी कभी कभी सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि इन्वायरमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। देयरफॉर कोऑपरेशंस बिटवीन बोथ ग्रुप्स इज नेसेसरी। इसीलिए जो कोऑपरेशन होना चाहिए दोनों ग्रुप्स के बीच में वो बहुत ही ज़रूरी है। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे लेबर यूनियंस एंड कॉर्पोरेट्स आर इंपॉर्टेंट पार्टनर्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो लेबर यूनियंस हो या फिर कॉर्पोरेट्स हो, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हो जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। लेबर यूनियंस प्रोटेक्ट्स वर्कर्स एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, वाइल कॉर्पोरेट सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। लेबर यूनियंस जो है वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ ये सोशल जस्टिस को भी प्रमोट करते हैं। वहीं जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को सपोर्ट करते हैं। देयर कंबाइंड एफर्ट्स कैन हेल्प अचीव अ बैलेंस एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर सोसाइटी। इन दोनों का मिलाकर के जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस सोसाइटी और सस्टेनेबल फ्यूचर को अचीव करने में मदद करेगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने BPAG 174 के सब्जेक्ट से। तो ये हमारा पार्ट 4 वीडियो था। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो करा रखा है जो कि आपको इसी चैनल में मिल जाएगा और आप उसे ज़रूर देखें। उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर को नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पे जाएंगे, जहाँ से आप आसानी से गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी अपने गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अब कम टाइम बच गया है, तो हमारे गेस्ट पेपर नोट्स से अच्छे से प्रिपेयर करके अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लें। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, टेक केयर, बाय बाय।